नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं और आज आपका परिचय कराएंगे असिस्टेंट इंजीनियर सर हैं हमारे। और सबसे पहले खुद से उनका परिचय ले लेते हैं, तब आप लोग को और अच्छा लगेगा। तो सर अपने बारे में पहले आप कुछ बता दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, धन्यवाद। मेरा नाम विजय शंकर है। मैं बिहार सरकार पथ निर्माण विभाग में सहायक अभियंता के रूप में कार्यरत हूँ। अभी मेरी मतलब मैं अभी यहाँ मुजफ्फरपुर में पोस्टेड हूँ इस। और तो जैसा कि आपने देखा कि विजय शंकर सर हैं, ये असिस्टेंट इंजीनियर, मतलब जैसा कि आप लोग को पता है कि अगर असिस्टेंट इंजीनियर बनना है तो बिहार सरकार के थ्रू अगर आप बनते हैं तो वो भी सर से हम लोग जानेंगे कि क्या कुछ दिक्कतें हुई उनको और कैसे बन सकते हैं। और ख़ासकर जो हमारे जूनियर्स हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है वीडियो। अच्छी लगेगी तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने जो भी कलीग्स हैं या फिर फ्यूचर में असिस्टेंट इंजीनियर बनना चाहते हैं या फिर टेक्निकल लाइन में आप जो भी सर से सजेशन लेना चाहते हैं। इस वीडियो में हम लोग पूरा कवर करेंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो सर सबसे पहले आपसे हम पूछना चाहेंगे कि पढ़ाई शुरू से अब तक आपका मतलब कैसा रहा, मतलब स्टार्टिंग में आप एवरेज स्टूडेंट थे या फिर बिलो थे, उसके बारे में थोड़ा बताइए, ताकि जो थोड़ा सा कमज़ोर फील्ड के स्टूडेंट हैं उनको भी कुछ अच्छा लगे कि हाँ कैसे आपने शुरू किया था और अभी जिस मुकाम पे है यहाँ तक पहुँचने में कितना मेहनत करना पड़ा आपको। हाँ, तो मैं शुरुआत से बताता हूँ। जैसे मेरे पिताजी सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर थे, तो उनका तबादला होता रहता था। तो स्टार्टिंग में मेरी क्लास 1 से लेकर 7 तक मैं झारखंड में पढ़ाई की। वो मिडिल स्कूल था, एक तरह से गवर्नमेंट स्कूल से मैंने पढ़ाई की, वो हिंदी मीडियम में टोटली। फिर उसके बाद जब उनका बिहार कैडर मिला उनको, तो हम लोग यहाँ मुजफ्फरपुर आए। मुजफ्फरपुर में एक ब्लॉक है औराई, तो हम लोग मुजफ्फरपुर वही औराई के पास एक डीएवी रूनी सैदपुर है, वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया। तो मैं पढ़ाई में एक तरह से वीक स्टूडेंट था बहुत ही। तो जैसे मैंने 7 तक की पढ़ाई की थी, फिर से मेरा एडमिशन जब मैं डीएवी में एडमिशन करवाया तो मैं वापस से 7th में ही मेरा एडमिशन कराया गया। एक क्लास का मतलब बैक लग गया एक तरह से। हाँ, तो मैं एकदम बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था, बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई करता था, इधर उधर मस्ती करता था, खेलता कूदता था, क्रिकेट वगैरह। फिर जब मैं क्लास 8 में आया तब मैं थोड़ा सा पढ़ाई के लिए थोड़ा सीरियस हुआ। फिर मैंने मतलब थोड़ा सिंसियरली पढ़ाई किया। आपने जो तो पढ़ाई जब मैंने करी है वो झारखंड में, और उसके बाद से जब जी आप हाँ, वापस आए झारखंड में यहाँ और पे हिंदी बिहार मीडियम और कैडर सरकारी में, स्कूल जब से। पापा का पोस्टिंग हुआ आपके, तो फिर यहाँ पे आपका एडमिशन हुआ डीएवी में, तो ये सीबीएसई था। हाँ, डीएवी पब्लिक स्कूल रूनी सैदपुर है, सीतामढ़ी में जिला में आता है। हाँ, ये सीबीएसई से था। वहाँ पे मेरा फ्रेंड ऑलरेडी रहता है। हाँ तो दूसरी हाँ, वहाँ की बालूशाही भी तो फेमस सर है, ऐसा काफ़ी है रहते कि हैं। जैसे कि आपने बताया कि आपने पहले सरकारी स्कूल में पढ़ाई किया था, तो हिंदी मीडियम ही होगा वो। तो हाँ एक बिल्कुल, पूरी तरह से इसके हिंदी बारे में मीडियम। आपसे, क्लास 6 में अच्छा वहाँ पे सर, इसके बारे बेसिक में एक अल्फ़ाबेट पढ़ाया बहुत गया। सारे जो स्टूडेंट हाँ हैं हाँ। वो अक्सर ये बोलते रहते हैं कि जैसे कि हम लोगों ने स्विच किया है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि इंजीनियरिंग करने के बाद भी बोलते हैं कि मैं 10th क्लास तक जो था वो हिंदी मीडियम से था और इंजीनियरिंग में एकदम से मतलब मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो आप तो 7th क्लास में ही आपका चेंज हो गया था, तो कैसे? हाँ, थोड़ा चेंज हुआ तो मुझे थोड़ा अर्ली एक्सपोजर मिल गया, मतलब थोड़ा सा अर्ली एक्सपोजर हमको मिल तो चुका दिक्कत था आपको नहीं इंग्लिश आई ना मीडियम का। उसमें? आई? तो थोड़ा दिक्कत आया, स्टार्टिंग में दिक्कत आई, बहुत ज़्यादा दिक्कत आई मुझे, मतलब ऐसे ये समझ फील में भी नहीं आ आता रहा था कि था, हमसे मतलब नहीं सारा हो पाएगा, टेक्स्ट। ऐसा करके भी? हाँ, बहुत दिक्कत आता था। मैं तो बहुत अलग अलग तरीके से एग्ज़ाम में पास करता था, चीटिंग करता था, चीट बना के पेपर एग्ज़ाम में लेके जाता था, मतलब बहुत तरीके आजमाए मैंने एग्ज़ाम में पास होने के लिए। फिर धीरे धीरे मेहनत कर पढ़ता गया। काफ़ी मेरे पेरेंट्स इस मामले में सपोर्ट ठीक थे, किया? उन्होंने खुद से भी पढ़ाया मुझे। हाँ, सपोर्ट किया, मतलब खुद भी पढ़ाते थे पापा। तो भाई बहन है मेरे, मैं घर में चौथे नंबर पे आता हूँ, तो दीदी भैया मतलब ये आप लोग सबसे सब छोटे हेल्प हैं? करते थे, तो इसलिए छोटे नहीं मतलब हैं, तीसरे मेरे से एक नंबर पे? छोटा और भाई चार है, भाई मैं बहन हैं 4th आप? नंबर पे हूँ, चौथे नंबर। अच्छा, 5 भाई बहन 5 हैं, भाई चलिए। बहन है, मैं तो सर चौथे आपने नंबर पे जब हूँ। 7th में यहाँ पे हाँ, डीवे में एडमिशन लिया, उसके बाद 10th का क्या स्कोर रहा था, मतलब कितना सीजीपीए आया आपका उस टाइम पे? 10th में मतलब 10th में मेरा 9.6 आया था। इंग्लिश कमज़ोर था तो उसमें मेरा 8 आया, बाकी सब में 10 था। तो 9.6 का स्कोर बना था। 5 सब्जेक्ट में से 4 में 10 आया, एक देखिए में जैसे 8 कि आया सर था। से आप लोग को पता तो लग गया कि मतलब 10th में भी इनका 10 सीजीपीए नहीं था। बहुत सारे स्टूडेंट का 10 सीजीपीए भी होता है, उसके बाद भी वो हाँ रोते हैं कि फ्यूचर में मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो। चलिए अब आगे यहाँ से शुरू होती है असली कहानी किसी भी स्टूडेंट के लिए। मेरा भी मानना है, अब सर से भी पूछेंगे सर का क्या मानना है, कि बहुत सारे स्टूडेंट 10th क्लास में कम मार्क्स लेके आते हैं और दुखी हो जाते हैं कि आगे अब कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सर इसके बारे में थोड़ा बताइए, और उसके बाद से आपने जो एक्सेलरेटर मैं रखा तो है अपना पाँव आगे की जर्नी पे, वो थोड़ा सा बताइए जो। हाँ हाँ, मैं सब डिटेल में बताऊँ। मेरा ऐसे बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट तो नहीं था, मैं हमेशा से एक एवरेज स्टूडेंट ही रहा। पर ऐसा था कि मैं जब पढ़ाई करता था तो थोड़ा ऐसा फोकस्ड होकर करता था कि हाँ मुझे ये पढ़ना, ये समझना,
तो मैं चीज़ों को समझने पे फोकस करता था। जैसे मैंने 10th के बाद मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए, जैसे उस समय का क्रेज़ था कि मैथ्स लेना है, PCM, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, तो उसकी तैयारी के लिए मैं कोटा गया। फिर मैंने वहाँ 3 साल की पढ़ाई की, तो वहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा अपने, मतलब कि पढ़ाई के से रिलेटेड चीज़ें कि कैसे क्या पढ़ना है क्या नहीं। मैं पहली बार जब IIT का अटेम्प्ट दिया 2012 में, तो उसमें मैं बहुत ही ख़राब मार्क्स लेके आया। AI ट्रिपल ही होता था उस समय, अब तो JEE मेंस और JEE एडवांस हो गया। उस समय लास्ट ईयर था वो AI ट्रिपल ई का, तो उसमें मेरा ठीक ठाक रैंक आ गया था, मतलब 30,000 के अराउंड। तो ऐसा था कि हाँ, अगर मैं पढ़ूंगा तो अगले साल या IIT वाला एग्ज़ाम ढंग से क्लियर कर सकता हूँ। तो एक तरह से वो मेरे मतलब लाइफ का लर्निंग फेज़ था। फिर मैं जब रिपीट किया एक तरह से, 12th के बाद मैंने ड्रॉप लिया। 12th में मेरे 86.2% आए थे मैंने, तो CBSE से था सर? और फिर उसके बाद मैंने ड्रॉप लिया। हाँ, अच्छा, वो भी चलिए, आपने CBSE से बताया था। कि जैसे कोटा में तो तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन वहाँ बन जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट, मतलब मेरे ख्याल से 70% ऐसे स्टूडेंट का मैं सुनता हूँ, देखता भी हूँ, और ऐसा मतलब फैला भी हुआ है ये बात कि वहाँ पे जाके बर्बाद हो जाते हैं, और 30% या 20% स्टूडेंट ही बन पाते हैं। तो मतलब ऐसा क्यों होता है, मैं ये जानना चाहूँगा। मुझे पता है कि इसमें बहुत सारी सच्चाइयाँ भी हैं, और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में तो सच्चाइयाँ एक तरह से बताता हूँ। जैसे कि क्या होता है कि पहले बच्चे 10th तक घर पे रहता, तो उनको ऐसा होता है कि घर में पेरेंट्स के सुपरविजन में रहे, तो घर वाले का कंट्रोल रहता है। जैसे आप कोटा जाते हैं तो आपको सब तरह का इंडिपेंडेंस मिल जाता है वहाँ पे आपको। वहाँ पे गेमिंग कैफ़े रहता है, बहुत मतलब घूमने के लिए जगह रहते हैं, बहुत सारे जगह खाने पीने का, तो बहुत सारे नए नए दोस्त बनते हैं। तो लोगों का मैक्सिमम टाइम ऐसे ही घूमने में निकल जाता है, नाइट आउट करते रहते हैं लोग। तो ये चीज़ें हुई है, मैंने भी किया। जैसे मैं 11th में गया था तो मैं भी बहुत ऐसे गेमिंग कैफ़े में जा के बैठ के रात भर गेम खेलता रहता था, मूवी देखता रहता था। तो फिर मतलब वो होता ही यही होता कि, लेकिन सीखना पड़ता है इंसान को। जैसे मेरे पेरेंट्स थे, वो मेरे पढ़ाई पे हमेशा ध्यान रखते थे। जैसे मेरा रिज़ल्ट आता था, मुझे जैसे मेरे मार्क्स कम आए किसी टेस्ट सीरीज़ के टेस्ट में, तो मुझे बहुत सारे डांट पड़ता था कि हाँ तुम पढ़ नहीं रहे, ध्यान नहीं दे। तो वो मॉनिटर करते थे मेरी पढ़ाई को। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग का 1 साल ऐसे ना पढ़ के ऐसे मस्ती करके ट्राई करना चाहा, पर लेकिन पेरेंट्स का जो प्रेशर बना मेरे पे, तो मुझे लगा कि नहीं यार, मतलब वो चीज़ अवॉइड करनी चाहिए और पढ़ाई कर लेना चाहिए। तो फिर मैंने मस्ती भी की, पर पढ़ाई करते हुए मैंने फिर मस्ती की। मतलब पहले जैसे मैं रेगुलर रोज़ रात में जाके गेम खेलता रहता था, तो मैंने उसको वैसे सोचा कि हाँ ठीक है, वीक में 1 दिन चला जाऊँगा। तो इस तरह से किया मैंने, और ऐसे मुझे खुद अच्छा लगने लगा। जैसे मैंने पढ़ाई की और टेस्ट सीरीज में मेरे रैंक अच्छे आने लगे, तो मुझे खुद से अच्छा फील होने लगा, मतलब खुद में कॉन्फिडेंस आने लगा। तो फिर वो चीज़ मुझे ऐसा लगा, फिर मैं जितने सारे टेस्ट सीरीज़ होते थे मैं सारे देता था अलग अलग। तो मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस की, तो फिर उसका मुझे फ़ायदा हुआ। मतलब मेरा 2013 में ऐसे IIT क्लियर हुआ, मेरी 3000 रैंक आई, 3023 रैंक आई थी। तो फिर मुझे IIT रुड़की में मैंने फिर सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। फिर वहाँ तो अलग ही लाइफ स्टार्ट हो गई। मतलब IIT रुड़की से आपने बीटेक करा है ना? ब्रांच कौन सा लिया था सर? हाँ, 2013। अच्छा, सिविल इंजीनियरिंग। ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग लिया था मैंने। बहुत ही अच्छी वीडियो ये होने वाली है। और दूसरी चीज़ सर ऐसा है कि जैसे कि मतलब नॉर्मल सा बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि जो भी पेरेंट्स का प्रेशर होता है, उसके बाद स्टूडेंट उनकी मर्जी से पढ़ाई करते हैं, एक होता है, और एक आपने बताया कि आपको खुद से इंटरेस्ट आने लगा था। तो इसमें आप बताइए कि पेरेंट का कितना प्रेशर था आपके ऊपर कि आपको इसी लाइन में जाना है, कुछ करके दिखाना है, या फिर आपकी खुद की रुचि थी? ये मैं सब पेरेंट्स का प्रेशर ये था कि मुझे ऐसा लगता था कि पेरेंट्स अपने मतलब खुद की खुशी सेक्रीफाइस करके इतने खर्च करके मुझे बाहर रखे हैं। तो मुझे ऐसा खुद पे इस तरह से लगने लगा कि नहीं यार, मतलब कि इतने खर्च हो रहे हैं तो मुझे पढ़ लेना चाहिए, पैसे वेस्ट नहीं होने देना चाहिए। चलिए, मतलब ये फीलिंग तो अलग चीज़ है सर। एक होता है इंटरेस्ट आपका कि इंजीनियरिंग लाइन में ही आने का इंटरेस्ट था, या फिर आपको कुछ था कि पायलट बनना है? नहीं, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था ना, मेरा कुछ नहीं था। मेरा इंटरेस्ट था कि बस मुझे खाना मिलता रहे, मतलब मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ। कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं था, काम वाम करने का कोई नहीं। ऐसा प्रेशर नहीं था कि आपको इसी लाइन में जाना है? मतलब आपको खुद भी पता बाद में हुआ शायद, है ना, कि जब आप मतलब पता, मेरा कॉलेज में ऐसे डिसाइड किया कि मुझे मैथ्स लेना है, कि बायोलॉजी मुझे नहीं पसंद। ISC के टाइम पे आपको पता था कि मैथ्स लेना है? नहीं पसंद। 10th के बाद? 10th के टाइम पे, 10th के बाद आपको ISC लेना है। उसके बाद बायोलॉजी मुझे कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद आपके माइंड में तो होगा ना कि मैं जा रहा हूँ कोटा, तो मुझे अब अगर मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ JEE का, तो मुझे इंजीनियर ही बनना पड़ेगा। तो ऐसा माइंड में कुछ नेगेटिविटी थी, या बस आपको था कि इंजीनियर बन जाना है हमें?
मतलब मेरा था कि अगर इंजीनियर बनना है तो अच्छे कॉलेज ये से बहुत बनना, बड़ी बस बात ये है। था मेरा। हाँ, मुझे ऐसा ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे इंजीनियर ही बनना था। अगर मेरा आईआईटी में एडमिशन नहीं होता तो मैं नॉर्मल ग्रेजुएट बनता, फिर गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करता। बस ऐसा था कि अगर मुझे इंजीनियरिंग करना है तो चलिए अच्छे यहाँ कॉलेज से यहाँ करना तक आपसे है। बात मेरा करके ये लगा बस कि यही आपका था। मतलब कंफर्म वो फोकस आपने 100% नहीं रखा था 12th तक कि क्या करना है क्या नहीं, हाँ, बस अपने अच्छा पेरेंट्स के कंफर्म फोकस नहीं सुपरविजन था में मेरा रहे, जो मेरा माता पिता का मतलब आदेश रहा वही करते चले गए। चलिए सर। हाँ। हाँ, मतलब माता पिता का आदेश और मेरा भी थोड़ा संबंध करने लगा कि हाँ, कि ऐसा फेलियर बनने से अच्छा कि थोड़ा सा सक्सेसफुल बन जाऊँ, मतलब अच्छा सर, एग्ज़ाम वगैरह उस अच्छे टाइम से दे पे जाऊँ, आईआईटी थोड़े नंबर निकालना ले आऊँ। मतलब दिस इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग, बहुत बड़ी बात है। तो आखिर आप कितना टाइम देते थे उस समय प्रिपरेशन के लिए, अपने जेई के लिए, एआई ट्रिपल ई के लिए उस टाइम में होता था तो? मतलब मैं ऐसे कभी काउंट अच्छा, नहीं कोई किया कि रूटीन मैंने क्या वगैरह क्या फॉलो नहीं पढ़ रहा हूँ करते क्या थे? नहीं, बस ऐसा था कि जब नहीं कोई ऐसा मतलब रूटीन ऐसे एक खुद ब खुद बन जाता है। जैसे सुबह उठे, क्लासेस लगती थी 7 बजे से, तो सुबह 6 बजे उठता था, फिर क्लास से आता था दोपहर के 1-2 बजे तक, फिर 2 बजे से लेकर 3-4 बजे तक खाना वाना खाया, आराम आराम किया। फिर ऐसा होता था कि लोग आसपास पढ़ते रहते थे, तो आपके पास भी कोई ऑप्शन नहीं रहता था मतलब कि हाँ सिंपल ठीक सा है पढ़ना ही फॉर्मूला एक होता पड़ेगा। है ना, कीप योरसेल्फ बिजी, वही वाला काम आपने किया था कि आपने अपने आप। हाँ, और ऐसा होता है ना कि लोग ऐसे नोटिस करते थे, जैसे क्या होता है ना कि आपको लगता है कि हाँ ये लड़का टाइम पास कर रहा है, तो नहीं होता है अच्छा, उसकी नज़र में गिरना नहीं है मतलब कि हाँ आपने ठीक पूरा है टाइम का पढ़ ही सही ले। इस्तेमाल बहुत कर तरह लिया। का हाँ, अलग ही साइकोलॉजी होता है उस समय, तो मतलब कि लोग ऐसे चलिए, मजाक ना हो रहा है इस टाइप से। मेरे आसपास बहुत के लोग अच्छी पढ़ाई बात है करते सर, थे, आपका तो मतलब वो इतना अच्छा थोड़ा फोकस रहा। अब मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि कभी आपको ऐसा लगा कि जैसे कि आपने बताया कि मैं आपने दोबारा 1 साल वहाँ पे रिपीट भी किया है, तो फेलियोर का डर मन में आया कि मुझसे नहीं हो पाएगा ऐसा करके, कभी कुछ नेगेटिविटी? हाँ, इस बारे में मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट था। मुझे ये कभी नहीं लगता था कि मेरे से, मैंने कभी ज़िंदगी में ये चीज़ नहीं सोचा कि मेरे से ये चीज़ नहीं हो पाएगा। मैं हमेशा सोचता था कि मेरे से ये चीज़ें हो जाएंगी, पर मेरा एफर्ट कम ज़्यादा रहता था। मतलब मैं वहाँ मतलब नहीं था, जैसे मैंने पहली बार आईआईटी दिया तो मेरी प्रिपरेशन नहीं अच्छी थी, बिल्कुल भी नहीं। मतलब मुझे अब रियलाइज़ होता है, पर मैं कॉन्फिडेंट था। मैं घर पे आया, पेपर दे के आया, फिर मैंने मेरे पापा को बोला पापा हो जाएगा, अच्छा हुआ पेपर। फिर पापा ने मार्क्स कैलकुलेट किए फिर उन्होंने देखा यार ये तो बहुत नंबर से पीछे है इसका, तो मतलब 20-25% मार्क्स आ रहा है आईआईटी के पेपर में। तो उन्होंने मुझे डांटा, बोला कि तुम इतना कॉन्फिडेंट हो कि कैसे बोल सकते हो। तो मतलब मैं कॉन्फिडेंट था, फेलियर कभी नहीं सोचा कि मैं फेल होऊंगा। मैं मुझे लगता था कि मैं कर ही लूँगा। इस टाइप का मेरा हमेशा एटीट्यूड है, पॉजिटिव एटीट्यूड और के साथ कोटा मैंने में सारे सर एग्जाम दिए मतलब जो लाइफ के, स्टूडेंट भटक जो भी जाते हैं, या एग्जाम फिर यूँ कहें कि मौज मस्ती वहाँ पे कितनी करी, कुछ ऐसी चीज़ जो आपको याद हो वहाँ पे कि सबसे ज़्यादा अभी तक आपको याद आता हो कोटा में जो आपने टाइम बिताया? अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट कोटा जाना ही चाहते हैं, तो कुछ ऐसा बताइए वहाँ का रिमेम्बरिंग जो कोटा आपको में याद हो अभी तक, कोई दिन। कोटा में ये था कि दोस्त बनते हैं, मतलब बहुत प्रिपरेशन टाइप के दोस्त बनते हैं आपको। मतलब उनके साथ आप नहीं होता है कि आप कभी लो फील करते हैं तो उनके पास चले जाओ तो मतलब आपको थोड़ा इंजीनियरिंग मोटिवेट वाला कर माहौल देंगे आप कोटा में ऐसे। जाते ही आपको स्टार्टिंग से ही मिल जाता है। हाँ, मतलब हाँ, इंजीनियरिंग टाइप का ही माहौल होता है। लोग ऐसे थोड़े चिल टाइप के मिले, अपना घूमे फिरे, साथ में पैटीज खाया, मैगी खाया, चाय पीने गए, वो चीज़ जूस पीने आपको गए, मतलब तो 12+ के बाद से ही थोड़ा मिली। अलग एक्सपीरियंस देता है वो अलग और ही आपके एक्सपीरियंस देता मतलब है। जैसे कि मैं तो अभी आप ज़्यादा बातचीत नहीं हुई है, बस ये जानना चाहूँगा कि अब जो माता पिता हैं आपके, आपको कितना सपोर्ट करते थे, या फिर आप एक मिडिल क्लास फैमिली या बिलो क्लास फैमिली, कैसे थे, कैसा सपोर्ट था आपके ऊपर से? मिडिल क्लास फैमिली था, मिडिल क्लास फैमिली था। जैसे पापा अच्छा अर्न करते थे, लेकिन हमारी फैमिली बड़ी थी, तो ऐसे उनका जो भी इस इनकम होता था वो सारे भाइयों बहनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। तो मतलब सपोर्टिव थे वो, पढ़ाई के मतलब मामले सभी में भाई उन्होंने बहन कभी नहीं 5 के कॉम्प्रोमाइज़ 5 जो किया। भी है, जैसे सभी मुझे को जो कोचिंग, मर्जी वो पढ़ाई करी होंगी ना? हाँ, जैसे मेरी बड़ी दीदी ने बड़ी दीदी डेंटिस्ट बनी, सेकंड वाली दीदी ने बीबीए किया, फिर एमबीए किया, बड़ा वाला भैया इंजीनियरिंग किया, फिर एमटेक किया, मैंने इंजीनियरिंग किया, छोटा वाला भाई भी इंजीनियरिंग किया। तो मतलब सबको पढ़ाई कराई, तो काफ़ी इसमें मतलब उन्होंने खुद बहुत सेक्रीफाइस चलिए किया मेरे सर, पापा मम्मी ने, तो फिर अभी हमें ये पढ़ाया आपका अब लिखाया स्टार्ट उन्होंने। होता है करियर के बारे में पूछना चाहेंगे कि आपने अपना आईआईटी कंप्लीट किया, आईआईटी रुड़की से, जी। वहाँ उसके बाद आपने बिहार में मतलब किस पर्सपेक्टिव से, बहुत सारे लोग आईआईटी करके सोचते होंगे कि हमको अब करोड़ों के पैकेज में जाना है, करोड़ों नहीं उस टाइम में तो आप लोग का मतलब 20-25-30 कम से कम मिनिमम तो आईआईटी का हो जाता होगा पैकेज। तो उस टाइम में आपने कैसे डिसाइड किया था कि आपको प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाके फिर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में आना है, या फिर आपकी क्या स्टार्टिंग रही थी, मतलब करियर के बारे में बताइए अब उसके बाद, आईआईटी करने के बाद? मतलब मेरा ऐसा था कि जैसे मैं बहुत दिनों तक मतलब होम सिकनेस था मुझे। जैसे 2010 से मैं बाहर गया, तो मुझे ऐसा लगने लगा ना कि मुझे जॉब हो तो घर के आसपास हो। मेरे लिए पैसे वैसे बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते थे।
तो एक तरह से ये था कि और एमएनसी वाला कल्चर भी नहीं, क्योंकि ऐसे देसी टाइप का आदमी था मैं हमेशा से, तो मुझे ऐसा नहीं होता कि हाँ ऐसे जैसे जॉब करूँ तो ऐसे आसपास के लोग एक तरह के, और ऐसे एमएनसी कल्चर मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लोगों को पसंद आता है, पर मैं उस तरह से एम्बिशियस नहीं था कि हाँ मुझे हाई पेड सैलरी चाहिए या फिर मुझे अच्छे सिटी में रहना है। मेरा ऐसा था कि मुझे मतलब सुकून आपको चाहिए, आपने ऑलरेडी जब मतलब नहीं कोटा था, गए होंगे स्टेबिलिटी फिर आप चाहिए थी बाहर लाइफ में। पढ़े होंगे तो हाँ आपको रश वाली लाइफ अच्छी नहीं लग रही थी ना, कि आपको मतलब नाइट पार्टी करना, हाँ हाँ, दोस्तों के मुझे साथ सब थोड़ा सैटरडे शांति चाहिए आउट था। मतलब सैटरडे पार्टी करना नाइट पे, ये सब अच्छा पसंद नहीं था। हाँ बस, हाँ मतलब वो आपको मुझे चाहिए नहीं था कि पसंद घर था। पे रहें, अपने हाँ जो मुझे फैमिली ऐसे रिलेटिव जो है सुकून उनको चाहिए, खुश हाँ करके रखें, ऐसे ही आपको जिंदगी चाहिए थी। हाँ, हाँ। उनके आसपास रहना, तो कि आप ऐसा नहीं कि हाँ कभी कुछ चलिए ज़रूरत पड़े बहुत उनको अच्छी तो मैं बात है उनसे सर, दूर ऐसा रहूँ, बहुत बहुत उनके मतलब पास ना मेरा पाऊँ। अपना भी ऐसा हाँ ही देखना है, क्योंकि हम लोग भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ही हैं, बाहर भी जॉब किए हैं, ऐसा नहीं है, मतलब करके देखना था, अच्छा। मुझे लगा कि मैंने भी वहाँ करके देखा सीखा अपना, फिर वापस आ गया, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया। हाँ मतलब जैसे आपने करके रियलाइज़ किया ये आपने चीज़, सोच ये के मैंने कर सोच लिया के रियलाइज़ कर था। लिया था क्या एडवांस है तभी तो सर आप यहाँ मुझे। पे। चलिए हाँ आप ये सर सर। आप आगे बताइएगा, इस बारे में आपसे पूछना चाहते हैं कि आपका जो था स्टार्टिंग में सबसे पहला एग्जामिनेशन जो बिहार में जो आपने क्वालिफाई करके जॉब ली होगी, उसके बारे में बताइए। जैसे मैंने 2017 में मेरा बीटेक कंप्लीट होने वाला था, तो मैंने गेट का एग्ज़ाम दिया, तो उसमें मेरी रैंक, मतलब कॉलेज के साथ ही दिया था मैंने, तो उसमें मेरी रैंक 342 आई थी। तो पर मैंने एमटेक के लिए नहीं किया, क्योंकि मुझे मतलब एमटेक मतलब आगे स्टडी नहीं करनी थी, तो फिर मैंने वो गेट का एग्ज़ाम दिया कि हाँ कि कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है कि गेट के थ्रू, तो वो मैं ले लूँगा। और फिर मैंने उसके बाद जो मेरा बिगेस्ट फेलियर है, जिस एग्ज़ाम के लिए मैंने प्रिपेयर किया और क्लियर नहीं कर पाया, वो था यूपीएससी का इंजीनियरिंग आईईएस। सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो हाँ आईईएस का एग्ज़ामिनेशन, तो उसके लिए क्या हुआ कि 2017 में मैंने वहाँ पे दिल्ली में एडमिशन लिया कोचिंग इंस्टीट्यूट में, एक फेमस से। फिर तैयारी वारी कर रहा था, फिर घर के कुछ कुछ इश्यूज़ ऐसा है कि थोड़ा डिस्टर्ब हो गया मैं, मतलब पर्सनल लाइफ में कुछ कुछ इश्यूज़ आए थे और फैमिली में भी इश्यूज़ आए थे, तो फिर उसको डील करने में मेरा लगभग, क्या कहते हैं, मतलब जो भी था मैं ढंग से पढ़ा नहीं, सीधी बात है, और कुछ नहीं है, बाकी तो एक्सक्यूज़ ही माना जाएगा। तो वो एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ, और जैसे मैंने 1-2 साल वो अटैम्प्ट दिया, तो फिर जैसे 2019 में मेरी एक पीएचडी बिहार सरकार में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, तो उसमें ऐसे वैकेंसी आई गेट के थ्रू, जो मैंने कॉलेज के 2017 में ही मैंने भरा था, उस गेट का रैंक का यूज़ करते हुए मैंने यहाँ पे बिहार गवर्नमेंट में एक कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब लिया, जिसमें मेरी पोस्टिंग यहाँ पे सब डिवीज़न ऑफिसर के रूप में हुई, मुजफ्फरपुर में ही हुई थी पोस्टिंग मेरी। तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया, और फिर जब मैं वहाँ ज्वाइन किया तो फिर मेरा एक तरह से ये हो गया कि हाँ बिहार गवर्नमेंट में ही जॉब करना है मुझे। एक तरह से बहुत रिलैक्स लाइफ लगा मुझे, काम वगैरह भी थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा, पर मैं ढंग से करवा पा रहा हूँ, तो मुझे ये थोड़ा अच्छा लगा बिहार गवर्नमेंट में। फिर मेरा फोकस हो गया कि हाँ ठीक है बिहार गवर्नमेंट का कोई जॉब हो जाएगा, तो मुझे अपने लग रहा था कि सारे मतलब नहीं था, जो भी सारी मेरी अपनी ज़िंदगी की जो भी आशाएं थी या फिर जो भी जिस टाइप का लाइफ चाहिए था मुझे, वो मुझे इस जॉब से मिल जाता। इसलिए मैंने फिर यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रिपरेशन ड्रॉप कर दिया और फिर मैं अपने जॉब पे फोकस कर पीएचडी में दिया यहाँ आपने पे। स्टार्ट किया था सबसे पहले, जो गेट के थ्रू आपका हुआ था ना, तो अच्छा चलिए हाँ, उसमें तो वो मतलब गेट के आपका थ्रू पेपर था। था या बस आपका मेरिट के बेस पे सिलेक्शन हुआ था? हाँ वो गेट रैंक के बेसिस पे विदाउट पेपर, डायरेक्ट बस आपका बेस मतलब जो रिक्रूट मेरिट कर है रहे थे। परसेंटेज उसके अनुसार आपका हुआ था वहाँ पे। चलिए। हाँ हाँ, गेट रैंक के हिसाब से था, मतलब जो अच्छे तो रैंक पे जैसे कि थे लोग उनको का एक है लेते मतलब चले बहुत गए, इस ज़्यादा टाइप से लोगों था। को ऐसा लगता है कि कोई भी जॉब हो बिहार के अंदर लेने के लिए पैसा देना पड़ता है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ओपन और ट्रांसपेरेंट था। जैसे मैंने वो गेट वाला जो लिया, तो जैसे पीएचडी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट उसका रिक्रूटमेंट करवाई खुद से, तो वो बीपीएससी के थ्रू नहीं था, मतलब वो डिपार्टमेंट ने खुद से अपना रिक्रूटमेंट कराया, तो वो बहुत ट्रांसपेरेंट था। उसमें क्या हुआ कि जैसे उन्होंने पहले ऐसे नोटिफिकेशन निकाला, उसका टाइम दिया, फिर जिन लोगों ने अप्लाई किया एक एक लोगों ने सबका गेट स्कोर उन्होंने लिख दिया कि आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि इसकी मतलब ये जेन्युइन है या नहीं, इस तरह से। तो मतलब सब कुछ ओपन और ट्रांसपेरेंट था, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ होगा इसमें, जहाँ तक मुझे पता है कि ये तो एकदम पूरा मतलब ट्रांसपेरेंट एग्ज़ाम था, तो अच्छा। कोई इस टाइप की तो सर दिक्कत। उसके बाद आपका जर्नी शुरू, कितने दिन आपने काम किया था वहाँ पे? हाँ इसी बीच में जैसे मैं 2017 में प्रिपेयर कर रहा था, उसी समय ये बिहार 2017 में ही ये बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का नोटिफिकेशन आया, तो वो अच्छा, मैंने उसके वो बाद फिल कर प्रिपरेशन दिया उस पर था लग गए थे। कि ऐसे सेफ साइड के लिए कि हाँ एक तरह से वो मेरा प्लान भी था कि अगर मान लीजिए यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज नहीं क्लियर होगा, तो मैं एक तरह से मेरे पास सेफ ऑप्शन रहेगा कि हाँ मैं ये क्लियर कर लूँ।
और सिलेबस बहुत सारा कॉमन ही था। जैसे टेक्निकल सब्जेक्ट जो होता है वो इंजीनियरिंग सर्विसेज और बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का वो मतलब नॉर्मल सेम होता है। यहाँ तक मतलब बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर में टेक्निकल में थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, एक दो सब्जेक्ट पर मतलब मोर और लेस सेम रहता है। तो उस प्रिपरेशन का मुझे हेल्प मिला बीपीएससी असिस्टेंट 2017 में आपका पेपर भरा था, तो उसका एग्ज़ाम कब हुआ था सर? तो 2017 में जैसे मैंने फॉर्म भरा तो उसका प्रीलिम्स 2018 में हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद हाँ, तो वो मतलब बहुत लंबा प्रोसेस चला। 2017 में मैंने उसका प्रीलिम्स दिया और मेरा फाइनल रिक्रूटमेंट 2022 के फरवरी में हुआ, जब मैंने पटना में ज्वाइनिंग दी थी। मतलब बहुत लंबा टाइम लगा इन्होंने। 2017 में मैंने तो ऐसा ही होता है, आपको ही पता होगा। ये तो फिर भी हो गया आप लोगों का 3 हाँ, बहुत सारे केस होते गए। लकी हो इस तरह का कि हो गया, एटलीस्ट हो तो क्या, कैंसिल तो नहीं हुआ नोटिफिकेशन। तो वही था कि 2017 में मैंने फॉर्म भरा, 18 में प्रीलिम्स दिया, 2020 में मेंस दिया और 2021 में इंटरव्यू हुआ। तो सर आपका जैसे कि आपने 2017 में पीएचडी में ऑलरेडी जॉब कर भी रहे थे और आपने बीपीएससी एई का फॉर्म फिलअप किया था, तो आप जैसे कि ये तो बताया आपने कि यूपीएससी आईएएस का सिलेबस का पैटर्न वगैरह कुछ कुछ मैच कर रहा था, तो आप हाँ टेक्निकल सब्जेक्ट मैच कर रहे थे। कैसे आपने प्रिपरेशन किया? सेल्फ स्टडी ज़्यादा बेटर था या फिर आपने कोई परचेज़ किया था कोर्स या फिर किसी कोचिंग में पढ़ते थे, कैसे करते थे? इसके लिए मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था, वहाँ पे मेडी की कोचिंग ज्वाइन किया मैंने दिल्ली में। तो हाँ नहीं दिल्ली में मैंने दिल्ली में प्रिपरेशन किया था, इंजीनियरिंग कैसे प्रिपरेशन कर रहे थे? नहीं ये मेरी 2017 से 19 की बात है। 19 में मैंने जॉब ज्वाइन किया था, बीच में 19 में ज्वाइन किया था। अच्छा, हाँ 19 के नवंबर में मैंने ज्वाइन तो किया। मतलब 17 से 19 तक आप दिल्ली में जाके वहाँ पे कौन से हाँ प्रिपरेशन कर रहे थे। अच्छा, मेड में जाके कोर्स परचेस किया था आपने, वहाँ पे क्लासेस करते थे फिजिकल? हाँ क्लासेस कर, हाँ फिजिकल ऑन मतलब हाँ ऑफलाइन वहाँ पे सच में मतलब फ़ायदा होता है क्या, ये जो एकेडमीज वगैरह हैं? बहुत। हाँ मुझे लगता है कि जैसे अच्छा इंस्टीट्यूट है तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि क्या होता है ना कि सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट होता है। ऐसे अगर आप बुक पढ़ने जाइएगा तो आपको 10 से 12 बुक पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद उतना मेमोराइज़ करना ईजी नहीं है। तो बेस्ट ये होता है कि आप कोचिंग अटेंड करिए, वहाँ पे वो समरी बना के एक तरह से पढ़ाते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको अच्छे से डिटेल में समझाते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं और एक तरह से वो आपका मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी कवर करवा देते हैं, तो उसका बहुत हेल्प मिलता है। बहुत अच्छी बात है। तो और दूसरा है कि जो बिहार के स्टूडेंट्स हैं, बेसिकली हमारे व्यूअर्स बिहार के ही हैं, तो यहाँ से जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं, और मतलब ऐसा तो नहीं है कि कोई भी अपना 4 साल पूरा वेस्ट करता है, मतलब एक उनको लगता भी होगा कि वेस्ट कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखते ही हैं स्टूडेंट, उनको हाँ कुछ सीखने को मिलता है, पता चलता है ये चीज़। तो आप उनको जो अपने आप को सोच रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर पाए, अपना टाइम वेस्ट कर दिए हैं, तो क्या उनको वैसे इंस्टीट्यूट से फ़ायदा होगा या फिर आप उनको कैसे मतलब मोटिवेट करेंगे, थोड़ा इस पर आप बताइए। मेरा ये मानना है कि जैसे आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग से, तो ये तो मैटर ही नहीं करता कि आप किस कॉलेज से कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पे एक तरह से सब सेम प्लेटफॉर्म पे आ जाता है, वहाँ पे बस आपका मेहनत काम आता है। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा जो ऐसे बहुत ही नॉर्मल कॉलेज से पढ़ाई करके और इस एग्ज़ाम में अच्छी रैंक लेके आए, और बहुत सारे IIT NIT के स्टूडेंट को देखा है कि जो ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाया। तो बस हार्डवर्क पर डिपेंड करता है कि आप प्रिपरेशन जो कर रहे हैं वो सिंसियरली करना आपके लिए। आफ्टर डिग्री आपने जो अगर कॉलेज में अपना यूज़ कर लिया, टाइम का यूटिलाइज कर लिया, तो आप क्लियर कर सकते हैं, है ना? और क्या आपको खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है बस। सबसे बड़ी बात आपने बताया कि आपका कॉन्फिडेंस खुद पे बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग से ही था। हाँ स्टार्टिंग से कभी सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए। हो सकता है आपका सिचुएशन ख़राब हो, बचपन आपको पढ़ने में नहीं मन करता, लेकिन जब आप बड़े होते हो तो उतना मैच्योरिटी आप में आ जाती है कि आप पढ़ना चाहते हो। जब आप पढ़ना चाहते हो, आप फोकस होकर पढ़ोगे तो एग्ज़ाम क्लियर हो गई। आज नहीं हो, एक अटैम्प्ट ज़्यादा लग जाता है, BPSC असिस्टेंट इंजीनियर नहीं क्लियर होगा, राजस्थान का क्लियर हो जाएगा, झारखंड का क्लियर हो जाएगा। तो बहुत सारे ऑप्शंस आते रहते हैं, बस आपको मतलब हिम्मत नहीं हारना रहता और कंटिन्यूसली एफर्ट लगाते रहना पड़ता है। जो यहाँ के स्टूडेंट हैं आप मतलब उनको क्लियरली क्या यही बताना चाहेंगे कि जो अभी तक उन्होंने अपना इंजीनियरिंग करके डिग्री कंप्लीट कर लिया है, तो उनको मतलब ये नहीं सोचना है कि क्या किया क्या नहीं, आगे भी देख सकते हैं, पॉजिटिवली देख सकते हैं, बस आगे पे फोकस करना है। हाँ आगे जो भी जहाँ सही कोचिंग लगे वहाँ आप पढ़ने के लिए बताएंगे, या फिर आपने जहाँ स्टडी किया वही पढ़ना सही रहेगा? नहीं, आजकल तो बहुत ज़्यादा ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं, तो ये तो बहुत एक प्लस पॉइंट है कि आप घर पे रह के भी इजीली, क्योंकि दिल्ली में रह के प्रिपरेशन करना आसान नहीं है। वहाँ पे आपको
हर एक चीज़ का अरेंजमेंट देखना पड़ता है, खाना पीना रहना, तो एक तरह से फाइनेंशियल बर्डन भी बनता है और प्रेशर भी हो जाता है ना आदमी तो जब और फाइनेंशियल घर से की हाँ प्रेशर भी बनता पेरेंट से है। पैसा लेता है तो एक मेंटली प्रेशर भी रहता है कि हाँ भाई, लेकिन उस प्रेशर हाँ से मेरे फायदा जैसा होता है क्या सर। प्रेशर से फ़ायदा कि तो हाँ होता मुझे है, लेकिन पढ़ना है, घर आगे का करके ही घर दिखाना मतलब है। और मतलब ये नहीं कि आप दिल्ली दिल्ली जाके रहिए, आप कोई दूसरे सिटी में जो थोड़ा नहीं था कंफर्टेबल हो आपके लिए, वहाँ जाके भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे दिल्ली ज़रूरी नहीं है, आप भोपाल में भी कर सकते हैं, पटना में भी कर सकते हैं। और मेरा तो जैसा था कि मैं दिल्ली में रहा, मुझे डेंगू टाइफाइड हो गया तो मेरा प्रिपरेशन बहुत डिस्टर्ब हो गया था, तो इसलिए मुझे लगता है कि घर पे रहना थोड़ा सेफ लगता है। हाँ वो घर पे मेरा माहौल था कि अगर मैं घर यहाँ पे नहीं पढ़ता मेरे घर वाले डांट डांट के पढ़ा देते मुझे, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं था, कोई नज़र रखने वाला नहीं था। और मैं थोड़ा केयर फ्री टाइप का इंसान था, तो कभी पबजी खेलने लगता था, कभी इंस्टा चलाने लगता था, तो टाइम वेस्ट में बहुत ज़्यादा करता था। पबजी मतलब आप भी खेलने वाले तो हैं। हाँ मैं भी पबजी खेलता था, फिर जब इंडिया में बैन हुआ तो फिर मैंने बंद कर चलिए दिया सर, वो। मतलब उसके उस कारण से कितने सारे पेरेंट्स रोज अपने बच्चे को डांटते हैं, बच्चे को नहीं मतलब अब जो यंगर भी हो गए, हम बड़े बड़े मतलब अब जॉब में जाना है वो भी पबजी खेलते हैं। वैसे एक मेरा फ्रेंड था बैंक पीओ, उसको बस ज्वाइन मुझे कर लिया, वो रात भर पबजी खेलता था लेकिन दिन में पढ़ता था, पीओ हो गया लेकिन वो भी। हाँ तो बस और क्या, खुश रहना भी तो हाँ, ज़रूरी है, ऐसा थोड़ी कि सब कुछ सेक्रीफाइस कर दीजिए, थोड़ा बहुत मतलब आदमी को सब बीच कुछ बीच में बस आपको अपना खुश रहना भी ज़रूरी पॉजिटिवली है। अपना ध्यान रखना है, बैलेंस दोस्त बना के बनाना है चलना, और अपने हाँ आप पे नेगेटिविटी नहीं आने देना है, तो ऐसे लोगों से भी दूर रहना चाहिए, है ना सर। हाँ जो आप कुछ कुछ ऐसे लोग होंगे ना जैसे खुद भी नहीं पढ़ेंगे तो वो चाहेंगे सामने वाला भी ना पढ़े, वो आपको दूसरे तरफ से डिस्टर्ब करेंगे और उसमें उनको खुशी मिलेगी, ठीक है मैं तो नहीं पढ़ रहा ये भी नहीं पढ़ रहा, और चलो बहुत अच्छी सारे बात लोग है। ऐसे भी होते तो हैं वैसे कि लोगों से आपको दूर बोलेंगे रहना। नहीं भाई तुमसे हो ही नहीं पाएगा, इतने करने से कुछ नहीं होता है, खेलने से तुम हाँ पबजी। हाँ बहुत तरह के दोस्त होते हैं, हाँ तो वैसे लोगों से दूर भागो, मतलब जो थोड़ा सा भी निगेटिव बोले, कि जो ये बोल दें कि तुमसे नहीं हो पाएगा, एक बार बोल दें उनसे तो जितना दूर भाग सकते हो भाग तो जाओ। भाग के रहिएगा, जो भी देख रहे हैं क्योंकि उनको समझ में ये तो चीज़ आ गई होगी, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। तो सर आपने ये हाँ बताना बहुत है ज़्यादा कि आपको इम्पोर्टेंट। कि आपने फोकस करने का आपका क्या तरीका था, जब पढ़ाई करते थे उस समय कैसे फोकस करते कर पाते थे, तभी तो आप मतलब आज इतने सक्सेस हैं, कुछ तो बताओ। फोकस करने का था रॉकेट कोई कि साइंस मैं बस इसके चाहता था कि पीछे। चीज़ें नहीं नहीं, बस मेरा था कि मैं एम्बिशियस तो नहीं था, बस मुझे ये था कि मुझे चीज़ें ख़त्म करनी है, मुझे इस फेज से निकलना है, बस यही मेरा मतलब मोटिवेशन रहता था कि हाँ कि अब मैंने पढ़ाई जल्दी से ख़त्म करना, मुझे जॉब लेना, फिर पैसे आएंगे तो मैं अपने तरीके से लाइफ जी पाऊँगा, इस तरह का था फोकस मेरा, बस यही मोटिवेशन देता था कि हाँ ये एग्ज़ाम आ रहा है तो मुझे इसे क्लियर करना होगा। आपने जो छोटे छोटे सपने, बड़े बड़े जो भी सपने आपके हैं, आपको उसको मतलब ध्यान में रखना है कि हमको अपने बलबूते पूरा हाँ करना है, बस और पेरेंट्स के लिए तो उस समय पूरा होगा ही, जब आप बच्चे खुश रहेंगे तो पेरेंट्स को और क्या ही चाहिए। फोकस फोकस मेरा इस चीज़ पे था कि मतलब बहुत एफर्ट बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, बस पर आउटपुट ज़्यादा है, मतलब स्मार्ट स्टडी करना, ऐसे नहीं कि अब जिस कोई मान लीजिए कोई सब्जेक्ट खोल के बैठा आपने, अब उसमें से उस कोई लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब उसको बैठ के अब 2 दिन से पढ़ रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, तो पहले ये सॉर्ट आउट कर लो कि किस चैप्टर से पढ़ने से मुझे नंबर आएंगे, फिर उस पर एफर्ट लगाना ज़्यादा ज़रूरी है। उन सब चैप्टर को पहले कंप्लीट करो, फिर जो लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जिससे एक कभी कभी चांस है क्वेश्चन पूछने का, उस पर फोकस करो। तो इस तरह से मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं या सब्जेक्ट्स हैं या जो भी टॉपिक्स हैं उनको पहले कवर करो, फिर लेस इंपॉर्टेंट पे आओ और सबको रिवाइज करते मतलब रहो। वैसे भी तो आप इंजीनियरिंग मतलब बैकग्राउंड है तो आपको तो स्मार्ट होना ही चाहिए हर मामले में। हाँ बस तो स्मार्ट स्टडी पढ़ना, में भी आपने नहीं स्मार्ट तो तरीका अपना खोज लिया था कि नहीं, कि ज़्यादा हाँ टाइम वेस्ट नहीं करना है, हाँ और जो क्या। टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसको आप ज़्यादा वैल्यू नहीं देते थे, है ना। और ये देखना होता है कि मतलब लोग क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, जो लोग सब पढ़ रहे हैं वो पढ़ के जाओ, उसमें से क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए, अगर आ गया तो वो मैं सही करके तो आऊँगा सर अभी आप तो बस। वही होंगे, आप 30 के आसपास आपकी एज होगी मैक्सिमम, हाँ तो शादी हाँ वादी मैं सर तो कर लिए। 94 बॉन्ड हूँ मैं तो। नहीं अभी तक तो नहीं कर पर पता नहीं मोटिवेशन नहीं है अभी ये शादी वादी नहीं कि करने का। IITN है आप, ऐसे ही आप लोग का बहुत डिमांड है। पता नहीं यार, मेरा तो ऐसा लगता है ना कि ऐसे हाँ शादी करके मतलब शादी के लिए मैं एंटी शादी ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ कि हाँ शादी मतलब तब करने तो से आप लाइफ थोड़ा मतलब आपके मान के चलिए हम हमारे ही जैसे हैं, आप भी एंटी शादी। और क्या, मैं लोगों को देखता अरे हूँ कि डर हाँ ऐसे जाते हैं शादी के आदमी बाद ऐसे आजकल के, बच्चे समय जो शादी हो रहा है उसमें उसको देखने के बाद कोई भी डर जाता है। मतलब शादी बुरी चीज़ नहीं है, पर आप ऐसे मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए आपको कि हाँ आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हो, ऐसे नहीं कि हाँ शादी कर ली और तो आप परेशान पूरा होकर ठान घूम लिए रहे हैं कि हो। शादी नहीं करना है, क्या बताइए, असिस्टेंट इंजीनियर हैं आप नहीं बिहार ऐसा कुछ नहीं गवर्नमेंट है, में, मतलब आपका तो डेली ही आता होगा। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आता, कभी भी नहीं था। तो आप मतलब तो अभी ऐसा आप लोगों को जहाँ पे लगता हैं है अपने कि गांव में हैं या फिर आप गांव से अलग हैं। गांव से अलग है, मेरा तो घर गांव में मधुबनी ही आएगा जिले ना, में यहाँ पड़ता पे है। कहाँ अब आएगा। मतलब पता नहीं है, ठीक है अब देखते मतलब हैं क्या जब होगा करना है, तब अब ये सोचा तो सोच जाएगा। लिए कि आप एंटी शादी नहीं करना है क्या आपको।
नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मतलब मैं खुद से इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर घर वाले बोलेंगे तो फिर प्रेशर में तो पता ही नहीं घर वालों का प्रेशर कैसा होता है, अच्छा, खतरनाक। मतलब आप इससे पहले कोई आपको कभी कोई आपकी मिली? हाँ, मतलब ऐसा, हाँ वैसे तो होता ही रहता थोड़ा बहुत। मतलब एज अ लोग आते फ्रेंड्स, जाते मतलब रहते आते हैं, राह जाते रहे, कोई चलते। आपको मतलब डेस्टिनी नहीं मिला अभी तक, है ना? तो मतलब हाँ, कोई पसंद भी आया तो कुछ सिचुएशन ऐसा हुआ कि मतलब बात नहीं हम्म। होता, रुक सा जग गया तो अब था, इस तो कारण से तो मतलब आप ठीक नहीं है, बोल कोई रहे हैं दिक्कत सर, नहीं। एंटी शादी है कि आपको कोई पसंद हो ऑलरेडी पहले से? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मतलब मेरा ऐसा है कि हाँ कोई कोई जो पसंद हो उससे कर लेना चाहिए, बस सीधी बात। ऐसा नहीं कि हाँ कि ऐसा बस शादी करने के लिए शादी नहीं करना चाहिए, हाँ, तो मतलब इस कंडीशन में तो आप आपको पता ही है मतलब इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो जाती है, इसीलिए लोग पीछे भी हट जाते हैं कि जिसको पसंद है उससे करने चलो हाँ, तो बाप रे बाप, और इतने सारे प्रॉब्लम्स झेलने पड़ बहुत इशू जाएंगे, आता है, हाँ। बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो चलिए, हम हाँ, तो उम्मीद इसीलिए करते ऐसा हैं है, सर आप भी पसंद। अपना जल्दी से जल्दी घर बस आएँ, अब आपका टाइम हो भी गया है। चलिए सर, अब हाँ आप कुछ ठीक है। अपने तरफ से बताना चाहते हो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो भी स्टूडेंट हैं, सिविल वाले खासकर, उनको तो क्या बताएंगे आप? मतलब मैं यही बताना चाहूँगा कि लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती हैं, मिलेंगी, इसलिए लगे रहना चाहिए। बस ये नहीं कि हाँ एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो रहा है तो मेरा लाइफ ख़त्म हो गया, बस पैरेलली कुछ सोचते रहना अच्छा। चाहिए आपको कि हाँ ठीक है, एक बार एग्ज़ाम दिया, हो सकता है कि आप प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हो उस तरह से, तो आपको कुछ बैकअप सोच के चलना चाहिए। और ज़रूरी नहीं कि हाँ कि आप जॉब ही करो तो वही अल्टीमेट एक एम है। आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं जो करके आप अच्छा कर सकते हो, और एक अच्छे इंजीनियर के मतलब अच्छा लाइफस्टाइल जी सकते हो, मतलब बहुत कुछ कर सकते हो आप। तो खुद पे भरोसा रखना चाहिए और परेशान नहीं होना चाहिए कि हाँ एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो रहा है, एक चीज़ के पीछे नहीं भागना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक तो जो आपकी हॉबी है उसको आपको फॉलो करना चाहिए, जिस चीज़ में आप उसको अच्छे पकड़ हो। के रखना है। हो सकता है आप अच्छा नेता बन सकते हो सकता है आप अच्छे यूट्यूबर बन सकते हो, कुछ भी बन सकते हो आप। बस वो अपने आप के अंदर को झांक के देखना चाहिए आपको कि आप क्या अच्छा कर सकते हो बहुत अच्छा। पढ़ाई के साथ चलिए। साथ। ठीक है, मेरा भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है मतलब इस तरह से मोटिवेट करने का, पर ठीक है। मैंने अपने लाइफ एक्सपीरियंस से जो चीज़ें देखी या समझा वो मैंने शेयर करने की कोशिश तो की। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और आपसे लास्ट क्वेश्चन यही पूछेंगे कि अगर अभी आप प्रेजेंट में जॉब में हैं, मतलब एक तो बहुत ज़्यादा रिप्यूटेड जॉब है असिस्टेंट इंजीनियर का बिहार के अंदर, हम लोग के भी जो प्रोफेसर थे, जहाँ मैंने तो बिहार इंजीनियरिंग से ही पढ़ाई करी है, तो उसमें अच्छा। मतलब इसी साल जब आपका ज्वाइनिंग हुआ है तो उसी में मतलब एक सर है और एक मैम का भी हुआ था, अभिषेक सर का, और एक मैम थी उनका भी हुआ अच्छा। था, सिविल से ही थे वो लोग। हाँ। तो अच्छा। ये मैं जानना चाहूँगा सर कि मतलब आफ्टर जॉब आपने ज्वाइन भी कर लिया, सैलरी वगैरह भी आती है, तो आपका जो लगता है कि मतलब सब मेंटेन हो जाएगा, आपके जो ड्रीम्स हैं वो पूरे हो सकते हैं इस जॉब से, हाँ, मुझे लगता सब है कुछ कि कर हाँ सकते मतलब हैं? जिस टाइप की मुझे लाइफ हाँ, वो चाहिए, मिल जाएगी आपको, मतलब वो है मैं ना? जी सकता हूँ। मुझे ऐसा तो लगता है। मतलब हाँ। अच्छा है, सुकून वाली लाइफ है, मतलब सही है, लोग रिस्पेक्ट भी देते हैं, रिस्पेक्ट भी देते और हैं। काम भी ऐसा है कि ज़्यादा हेक्टिक नहीं है, कि आप डील कर सकते हो चीज़ों को ऐसे बहुत। ऐसा नहीं कि इमेजिनरी टास्क टास्क मिल रहा है, एकदम तो सर अनअचीवेबल आपसे टाइप का, बात उस करके तो टाइप का ऐसा नहीं है लगा सर। कि जैसा कुछ फील होता नहीं है कि अपने आप को लोग बहुत ज़्यादा बना चढ़ा के दिखाने लगते हैं, तो वैसा बिल्कुल नहीं लगा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और कोशिश करेंगे अगर कुछ नेक्स्ट टाइम भी हम लोग कर पाए मीट तो ज़रूर करेंगे। आप रेडी ठीक है। रहिएगा सर। और ठीक है, हाँ ज़रूर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हमेशा रेडी हूँ। ठीक है धन्यवाद सर। मुझे मौका ठीक देने है के सर, लिए। ठीक ठीक है, है, धन्यवाद। जरूर। ठीक।